गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है वाइट सेवरेट्स लॉ। ठीक है, और इस लॉ को हम लैप्लेसिस लॉ भी बोलते हैं। और ये बेटा एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है प्रिडिक्टेड बाय वाइट एंड सेवरेट्स। और ये जो लॉ है इट डील्स विद द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शंस एट ए पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, करंट जो एलिमेंट है जिसमें कोई वायर है, स्मॉल लेंथ है, उस वायर में से करंट फ्लो करेगा बेटा। और उस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगी किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो कैलकुलेट की है बेटा। और वो भी कैसे? एक्सपेरिमेंटली। पहले एक्सपेरिमेंट किए, फिर वहां से कंक्लूजन निकाला उन्होंने। ठीक है, तो पता लग गया वाइट सेवरेट्स लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ प्रेडिक्टेड बाय वाइट एंड सेवरेट्स। इट इज आल्सो कॉल्ड लैप्लेसिस लॉ and this law deals with the magnetic field inductions at a point due to small current element। क्लियर हो गया बेटा। एंड अब बेटा हम मान लो ये वायर है, कोई एक्स वाई वायर है ये, और इसमें एक स्मॉल करंट एलिमेंट कंसीडर कर लिया बेटा ए बी, और जिसमें इस वायर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है मान लो आई। ठीक है, तो हमने लेट अस कंसीडर ए स्मॉल करंट एलिमेंट ए बी ऑफ कंडक्टर एक्स वाई थ्रू विच करंट आई इज फ्लोइंग। ठीक है, अब बेटा जो स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब जब करंट एलिमेंट स्मॉल है तो मैग्नेटिक फील्ड हम वैसे बी से लिखते हैं बेटा। अब करंट एलिमेंट स्मॉल तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? स्मॉल आएगी। तो स्मॉल को हम कैसे लिखते हैं बेटा? डी बी, जैसे डी एक्स लिखते थे, डी वाई स्मॉल। अब मान लो इस पी पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करनी है बेटा इस करंट, स्मॉल करंट एलिमेंट है पूरी वायर के कारण नहीं, स्मॉल वायर के जो करंट एलिमेंट ए बी लेंथ, सॉरी ये जो ए बी एलिमेंट कंसीडर किया है जिसकी लेंथ डी एल है। अब इस और करंट कितना फ्लो कर रहा है? इसमें से आई फ्लो कर रहा है। अब इस करंट एलिमेंट से के कारण बेटा हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट पी। और मान लो इस करंट एलिमेंट से इसकी दूरी कितनी है बेटा? आर। ठीक है, आर वेक्टर दूर है। अब बेटा ध्यान दो, मैं करंट एलिमेंट बोल रहा हूँ। करंट एलिमेंट होता है, देखो इसकी जो लेंथ एलिमेंट डी एल है। अब इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई। तो ये आई इंटू डी एल, ये जो आई इंटू डी एल है बेटा, यहां लिख रहा हूं मैं, ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट इसको बोलते हैं, इसमें करंट इंटू लेंथ का जो प्रोडक्ट है आई इंटू डी एल, स्मॉल लेंथ का, तो उसको क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा। और जो इसकी जो डायरेक्शन होती है, जैसे ये स्मॉल एलिमेंट है, इसके ऊपर टेंजेंट प्लॉट करेंगे किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट कहाँ है बेटा? इधर को है, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ऊपर ए से बी की ओर है। और इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ऐसे है, और आर की डायरेक्शन क्या है बेटा? इधर को है। तो मान लो करंट एलिमेंट और आर के बीच में कितने डिग्री का एंगल है बेटा? थीटा। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट आइडियल एंड आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है? आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी वेयर we want to calculate magnetic field inductions due to small current element। ठीक है बेटा। तो बेटा जो वाइट सेवरेट्स ने फिर जो एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला बेटा, अकॉर्डिंग टू वाइट सेवरेट्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शंस डीबी, पता लगा डीबी हम स्मॉल वैल्यू, क्योंकि स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल ही होगी, एट ए पॉइंट ड्यू टू करंट एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन। अभी जो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मैंने बताया क्या होती है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक एट पॉइंट, एट दिस पॉइंट। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? एक तो करंट के ऊपर, करंट कितना फ्लो कर रहा है। करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? उस पॉइंट के ऊपर ज्यादा होगी। मतलब यहां से करंट ज्यादा होगा तो फील्ड भी ज्यादा होगी। और साथ में जो इसकी लेंथ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है बेटा, करंट एलिमेंट की लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो डीबी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एलिमेंट डीएल। डीएल, ठीक है, लेंथ ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंडक्शन भी क्या होगी? वहां पर ज्यादा प्रोड्यूस होगी। dB इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन आई डी एल एंड आर, मतलब साइन ऑफ थीटा के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। अब बेटा डिस्टेंस के ऊपर देखो बेटा, करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, दूर जाएंगे तो कम होगी, नजदीक होंगे तो क्या होगी बेटा? स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी। तो dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो पता लग गया जो इन्होंने कंक्लूजन निकाले अकॉर्डिंग टू वाइट सेवरेट्स लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट P due to current element depends upon proportional, dB is proportional to I, dB is proportional to dl length element, dB is proportional to sin theta, dB is inversely proportional to square of the distance। बेटा इन फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे, ऑन कंबाइनिंग दिस फैक्टर dB is proportional to I dl sin theta upon r square। अब बेटा हम dB is equal to k, बाकी तो वैसे ही I dl sin theta upon r square। k क्या है बेटा? यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी।
और इसकी जो वैल्यू होती है के की वैल्यू, ये डिपेंड करती है, ध्यान देना, ऑन व्हाट फैक्टर दिस के डिपेंड्स, इसकी जो वैल्यू डिपेंड करती है एक तो सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन, कि आपने कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट चूज किया है, एसआईएस एजीएस, और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, कि जो ये आइडियल एलिमेंट है और ये पी पॉइंट है, इन दो पी पॉइंट और आइडियल एलिमेंट के बीच के मीडियम के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट पी, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है बेटा के की वैल्यू, पता लगा, सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर और साथ में नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पॉइंट पी। अब बेटा फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मतलब बीच में जो आइडियल और पी के बीच में जो मीडियम होगा वैक्यूम होगा या एयर, उसको फ्री स्पेस मतलब, फॉर फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम या एयर। तो जो सीजीएस और सीजीएस सिस्टम है तो के की वैल्यू कितनी आती है 1, मतलब सीजीएस सिस्टम होगा और साथ में कौन सा उनके बीच का मीडियम फ्री स्पेस है, तो के की वैल्यू कितनी आती है बेटा 1 इन सीजीएस सिस्टम। तो जब के की वैल्यू 1 आई तो डीबी कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर देखना के 1 भरेंगे तो क्या बच जाता है आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो डीबी कितना आ गया बेटा आपके पास, डीबी इज इक्वल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और अगर फ्री स्पेस ही है बेटा, फॉर फ्री स्पेस और मीडियम कौन सा है, सॉरी सिस्टम कौन सा है, एसआई सिस्टम, तो के की वैल्यू जो आती है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जैसे हमने वो कूलम्स लॉ पढ़ा था ना बेटा, सीजीएस सिस्टम और वैक्यूम में होगा तो के की वैल्यू 1 आती थी, और एसआई सिस्टम में तो के की वैल्यू कितनी आती थी 9 × 10⁻⁹, और उसकी वैल्यू उसी को क्या लिखा था बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट क्या था, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पर बेटा क्या आ रहा है, वो उस मीडियम के नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है म्यू नॉट, तो के की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, के इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और म्यू नॉट क्या है बेटा, ये एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये म्यू नॉट है बेटा किसको डिपेंड, किसको, जो म्यू है मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ द मीडियम, तो ये तो वैक्यूम के लिए है, लेकिन जो परमिएबिलिटी है वो नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो फ्री म्यू नॉट जो है वो किसके लिए, यहाँ एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और जो म्यू नॉट की वैल्यू आती है बेटा वो इतनी है 4 पाई × 10⁻⁻⁷, और इसके जो यूनिट होते हैं बेटा टेस्ला पर एम्पेयर पर मीटर, ये कैसे आते हैं अभी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ध्यान, ये इतनी वैल्यू होती है बेटा म्यू नॉट की। अब बेटा ये के की वैल्यू ऊपर पुट करो, यहाँ पर डीबी के कितना भरेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो डीबी कितना आ जाएगा बेटा आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा म्यू नॉट तो आपको बता दिया कितनी वैल्यू 4 पाई 10⁻⁷, अब ये यूनिट है आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो म्यू नॉट के निकालने 4 पाई के कोई यूनिट नहीं होते हैं, डीबी मैग्नेटिक फील्ड के क्या होते हैं बेटा, हमें पता है टेस्ला, मैं यही लिख देता हूं, क्या होते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड के टेस्ला, इसके क्या होते हैं बेटा, देखो मैं यहां लिखता हूं म्यू नॉट इंटू आई के क्या होते हैं बेटा एम्पेयर, इसके म्यू नॉट ऐसे, और लेंथ के डीएल के मीटर, साइन थीटा के कोई नहीं होते हैं, और आर स्क्वायर के बेटा मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, और इधर टेस्ला है, मीटर कहाँ है बेटा ऊपर, पर एम्पेयर का नीचे, एम्पेयर कहाँ है नीचे, तो कितना हो जाएगा टेस्ला पर एम्पेयर इंटू मीटर, तो यहां से आप निकाल सकते हैं बेटा आप इसकी यूनिट, ठीक है। तो म्यू नॉट के यूनिट क्या होते हैं टेस्ला पर एम्पेयर मीटर या टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। तो ये आगे बेटा दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शंस ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। क्लियर हो गया बेटा। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है बेटा, क्यों डीएल साइन थीटा है, साइन थीटा किस किस के बीच में एंगल है बेटा, ध्यान देना है आई डीएल और आर के बीच में और आर वेक्टर के बीच में। मान लो बेटा आर वेक्टर की और यूनिट वेक्टर कौन सा है आर कैप है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, आई डीएल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। तो ये था बेटा मैं जो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये स्केलर फॉर्म में, ठीक है, मैग्नीट्यूड है मतलब। और वेक्टर फॉर्म में कितना लिख सकते हैं उसको हम, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है बेटा ए क्रॉस बी कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन ऑफ थीटा, पढ़ा है ना आपने, ये देखना जो ए क्रॉस बी होता है क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा है बेटा +1 में, अगर इसका मैग्नीट्यूड लें क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड तो कितना बन जाता है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा। और जो क्योंकि ये मॉड में है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना होता है बेटा, साथ में यूनिट वेक्टर भी आता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो इसलिए हम उसको लिखते नहीं है ए मतलब ए बी साइन थीटा। तो ध्यान देना है अगर हम इसको भी जो अगर हम ये वेक्टर फॉर्म में लिखा तो देखो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें बेटा तो दोबारा से हमारे पास यही आ जाएगा। देखो डीबी का मैग्नीट्यूड
इज इक्वल टू, ये तो वही आ जाएगा, ये तो उसके ऑलरेडी स्केलर फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड है डी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका मैग्नीट्यूड बेटा, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे मतलब ए क्रॉस बी, इसको ए मान लो इसको बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आई डी एल का मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। एक और यूनिट वेक्टर आता है वो ये मॉड में है, तो मॉड में लिए तो उसका भी कितना था बेटा 1। तो बेटा ध्यान दो, अब आर कैप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, आई डी एल यही आ जाएगा, साइन थीटा यही आ जाएगा बटे आर स्क्वायर। तो मतलब इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पे आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, या वेक्टर फॉर्म में इस तरह से डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पे आई डी एल क्रॉस आर कैप मतलब यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान दो बेटा, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से, क्योंकि हमें पता है बेटा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर होता है। और हमें पता बेटा आर कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर को बेटा मैं आर लिख सकते हैं, मतलब आर कैप को अगर हम ये लिखें आर वेक्टर अपॉन आर, आर वेक्टर अपॉन आर, तो ये आर वेक्टर हो जाएगा और बेटे में कितना हो जाएगा बेटा आर क्यूब। तो दिस इज आल्सो वेक्टर फॉर्म, चाहे वो आप इस तरह से लिख लो चाहे इस तरह से लिख लो। जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे बेटा, चाहे इसका मैग्नीट्यूड चाहे ये वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, चाहे हम इसका मैग्नीट्यूड भी लेंगे बेटा, तब ऊपर कितना आई डी एल आर साइन थीटा बटे आर क्यूब, तो एक आर कैंसिल, अब इसका 1 नहीं होगा बेटा, जब इसका मॉड जब हम इसको मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। तो ध्यान दो, अब आर कैप नहीं है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर ही होता है, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, दोबारा यही बचेगा बेटा हमारे पास आई डी एल साइन थीटा अपॉन, अब इसका मैग्नीट्यूड भी लें तब भी वही आएगा बेटा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल का मैग्नीट्यूड, देखो आर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा बटे आर क्यूब। तो ये आर से क्या होगा बेटा, क्योंकि आर का मैग्नीट्यूड आर ही होता है, तो इसको आर ही लिख लो, आर एक आर कैंसिल स्क्वायर बच जाएगा, दोबारा वही बचेगा आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा। तो ये था बेटा वाइट-सेवरेट्स लॉ, और